देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग कैश फ्लो कर रहे थे, जिसमें से मैंने यहाँ नोट डाउन किया था लास्ट दिन कि ये सारा क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। ऐसे सीक्वेंस में हम लोग कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर एक नोट डाउन किया हुआ है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग का हो गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर, पेन को क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ये हो गया है। तो अभी हम लोग का बाकी है, देखो ये सब इलास्ट्रेशन का है, जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है। अब हम लोग का बाकी है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 6th नंबर और लास्ट का 12th नंबर बाकी है। मतलब अगर हम लोग इलास्ट्रेशन वाइज चले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा अच्छा एडजस्टमेंट भी है। तो हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, लेकिन ये काफी अच्छा है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, रियाल लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। तो बोल रहा है कि 31 मार्च 2001 जो इनका ईयर एंडेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कंपनी है बेसिकली रियाल लिमिटेड का, इनका क्या क्या दिया हुआ है। देखो ये जो दिया हुआ है ये हम लोग का ट्रेडिंग पीएल है। तो ट्रेडिंग पीएल कंपनी अकाउंट्स का इस फॉर्मेट में दिया जाता है। हम लोगों ने जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया था तब देखा था, ये जो है ये पैटर्न फॉलो होता है। तो ये देखो ट्रेडिंग में जो सेल्स लिखते हैं वो सेल दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब जो स्टॉक सेल हो गया उसका कॉस्ट, यानी कि लागत, कि जो हम लोगों ने सेल किया उसको परचेस करने का कितना कॉस्ट आया था, ये तो प्रॉफिट इतना हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किया गया है, जो कि है टोटल में 1,47,000, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। तो ये लेस करने के बाद हम लोग का ये 31,000 आया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने का जो भी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, वो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी कि जैसे बिजनेस से रिलेटेड रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। ये देखो जब हम लोगों ने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया था ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो बिल्कुल मैंने ये टी शेप में किया था ताकि हमें इजीली समझ में आए, क्योंकि ये ज्यादा हमारा हैबिट रहता है। ये देखो मैंने यहाँ पर भी उस चीज को बनाया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस की इनडायरेक्ट एक्सपेंस लाइक सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट, टेलीफोन, प्रिंटिंग, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, या फिर कुछ और, ठीक है। तो ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग को दिया हुआ है। ये लेस करने से हम लोग का क्या आएगा, ऑपरेटिंग इनकम आता है, ठीक है। तो ये जो है ये 31,000, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम मतलब बिजनेस, जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उससे मिला हुआ इनकम। अच्छा, अदर इनकम भी होता है, अदर एक्सपेंसेस भी होता है। अदर मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि नाम देखने से पता चलेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड। इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब कोई लोन लिया होगा तभी हम लोगों को इंटरेस्ट का एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है। अब ये नॉन ऑपरेटिंग क्यों है, उसका रीजन ये है। देखो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का डिफरेंस मैंने क्या बोला था, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का डिफरेंस है जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग। मतलब क्या लोन लेना बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं है, बिल्कुल है, रिलेटेड बात तो है, लेकिन बिजनेस चले या बिजनेस बंद हो जाए, लोन ले लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। उसका बिजनेस का ऑपरेट होने से या नहीं होने से कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन सैलरी, हम लोग अगर किसी स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं, तो वो तो तभी करेंगे ना जब बिजनेस एक्टिव है। अगर बिजनेस इनएक्टिव हो गया तो ये एक्सपेंसेस हमें नहीं देना पड़ता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। लेकिन लोन ले लिया है तो उसका इंटरेस्ट तो देते जाना पड़ेगा जब तक उस लोन का टर्म खत्म नहीं हो जाता है। तो हम लोग लोन बिजनेस शुरू करने के
पहले ले या फिर बिजनेस हो मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए, किसी रीजन से बिजनेस बंद हो गया, उसके बाद भी हमारा लोन चल रहा है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ऐसे एक्सपेंसेस को बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लोन, ये सब। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई शेयर में इन्वेस्ट करके डिविडेंड इनकम कर लिए हम लोग, कोई इन्वेस्टमेंट करके उससे इंटरेस्ट अर्न कर लिए। ये देखो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आता है, कोई एफडी किया होगा इन्होंने, ठीक है, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट परचेस किया होगा, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के इनका गेन हुआ है, गेन मतलब प्रॉफिट, ठीक है, गेन हुआ है 12,000। अब ये भी इनका नॉन ऑपरेटिंग है। क्यों नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचना इनका काम नहीं है। नॉर्मली अगर होता तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता ना, या फिर ये सेल्स जो होता, ये इन्वेस्टमेंट सेल होता। मतलब ये इनका जो है मतलब कोर एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट था इनका शायद किसी जगह पे जिसको इन्होंने बेच दिया, बेचने पे इनका प्रॉफिट आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, शायद कोई प्लांट था इनके पास ओल्ड प्लांट जिसको बेच के इनका लॉस हुआ है 3,000। अब ये भी हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि प्लांट बेचना इनका काम नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्लांट बेचना इनका काम नहीं, देखो अगर ये सब कोर एक्टिविटी होता तो वो ट्रेडिंग पार्ट में जाता, यानी ये सेल्स पार्ट में जाता। तो बिजनेस तो किसी और चीज का ही करते हैं, इसीलिए ये जो प्लांट है ये इनके लिए फिक्स्ड एसेट है। इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो ये भी हम लोग का फिक्स्ड एसेट के तरह ही ट्रीट होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये सब माइनस कर दिया, ये एक्सपेंसेस था, कुछ इनकम था, ये सब जो है नेट करके 8,000 का एक्सपेंस आया, लेस करने से 23,000 आ गया। अच्छा, ये हम लोग को क्या मिल गया, ये हम लोग को मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे, देखो यहाँ पर जब हम लोग ये वाला चीज फॉलो कर रहे थे तो यहाँ भी हम लोग वही कर रहे थे, बस ये टी शेप में है। ये देखो ये सेल्स है, और ये सबको अगर हम लोग ऐड करके यहाँ से लेस करते हैं तो मैंने बताया भी था इससे क्या निकल के आता है, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इतना स्टॉक था, इतना स्टॉक हम लोगों ने परचेस किया, परचेस करते हुए इतना खर्चा हुआ, तो टोटल स्टॉक अवेलेबल इतना था फॉर सेल, टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल अभी इतना अवेलेबल है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब अभी जितना अवेलेबल है। गुड इवनिंग तो था। इवनिंग मैम। अच्छा, तो देखो हम वही बोल रहे थे कि यहाँ पर ये देखो ये सीओजीएस है, तो सेल से सीओजीएस लेस करने से क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो कि इस क्वेश्चन में अगर देखो तो ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट था 1,78,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता है, फिर वहां से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होता है। ये देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हो गया तो क्या आता है, ऑपरेटिंग इनकम, जो हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं दिखाते, बट कंपनी अकाउंट्स ये सारी चीजों को फॉलो करता है, ठीक है। ये तो कंपनी अकाउंट्स का फॉर्मेट है नहीं, ये मैंने समझाने के लिए किया था क्योंकि कंपनी अकाउंट्स अपना ये फॉर्मेट यूज करती है, ठीक है। लेकिन है कंसेप्ट एक ही, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अब ये देखो ऑपरेटिंग इनकम, उससे अगर हम लोग अदर इनकम या एक्सपेंसेस को जो है एडजस्ट कर देते हैं तो हम लोग के पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देखो ये दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, वैसे हमें किसी भी कैश फ्लो में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिलेगा नहीं, मैंने ये बता दिया, पॉइंट हमें पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता चल गया, तो ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब अगर हम लोग यहाँ से टैक्स को लेस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है प्लांट के रिगार्डिंग। ये प्लांट का वैल्यू है, ये उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब जब ये प्लांट परचेस हुआ था तब से लेके 31 मार्च 2001 तक का टोटल डेप्रिसिएशन। और ये अगर टोटल डेप्रिसिएशन दिखाया जा रहा है तो ये उस प्लांट का कॉस्ट है। जैसे हम समझाते हैं, जैसे मान लो एक प्लांट का कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है। इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एट द रेट ऑफ 10% डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है। डब्ल्यूडीवी मेथड ये 1,000 कर देते हैं, तो 1,000 रुपीज का एक एसेट है जिसपे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1,000 पे 10% अप्लाई करने से होता है
100, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन हुआ 100, एसेट का वैल्यू कितना हुआ 900। अब WDV है तो बचे हुए वैल्यू पे हम लोग का फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 900 पे 10% यानी कि 90 रुपीज, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 810। तो मैंने 4 इयर्स का दिखाने का सोचा है, तो फिर से इस पे 10% यानी 81, 810 इन माइनस 81, 729। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का भी लगा लेते। 729 पे 10%, 72.9 मतलब 73 लिख लेते हैं राउंड में करके। तो 7 यहाँ पर करते 729 माइनस 73, तो ये आ गया 656, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग का डेप्रिसिएशन लेस होते जा रहा है, एसेट का वैल्यू ये दिख रहा है। हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम लोग अगर हर साल डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो अगर एसेट पे ही चार्ज करते हैं तो हम लोग का बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू दिखेगा 656 एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, क्योंकि हर साल बैलेंस शीट बनता होगा, यहाँ भी बैलेंस शीट बना होगा जब ईयर एंड हुआ, यहाँ भी एक बैलेंस शीट बन रहा होगा, यहाँ भी एक बैलेंस शीट बन रहा होगा, यहाँ भी। अगर हम लोग एक्यूमुलेटेड मेथड यूज नहीं करते हैं तो फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये देखो, फिक्स्ड एसेट है 1000 रुपीज का, यहाँ से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 100 का, तो वैल्यू आ जाएगा 900। फिर नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू है 900, अभी इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 90, तो ये दिखेगा 810। और अगर हम लोग थर्ड ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू है 810, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 81, तो वैल्यू दिखेगा 729। उसके बाद फिर से बैलेंस शीट यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का वैल्यू 729, इससे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 73, तो एसेट का वैल्यू दिखेगा 656, ठीक है। ये हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाते जा रहे हैं। और अगर हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यूज करते हैं तब हम लोग डेप्रिसिएशन को कैसे दिखाते हैं, तब हम लोग डेप्रिसिएशन को फर्स्ट ईयर ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट कितना 1000 का, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल के हम लोग इधर लिख देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इधर दिखाएंगे 100, ठीक है। मतलब बात वही हुआ, यहाँ 1000 यहाँ 100 लेस करके 900। फिर नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट कैसे बनेगा, नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट ऐसे बनेगा, फिक्स्ड एसेट हम लोग 1000 ही दिखाएंगे, मतलब जो कॉस्ट था उसी पे दिखा रहे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दिखा देंगे 100 प्लस 90, पहले 100 था नेक्स्ट ईयर 90 यानी 190। तो अगर कोई पूछे कि सेकेंड ईयर में एसेट का वैल्यू कितना है तो हम लोग कैसे बोलेंगे 1000 माइनस 190, तो देखो 810 ही आ गया, 810 ही आ गया जो हम लोग का सेकेंड ईयर में दिख रहा है। और अगर हम लोग थर्ड ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो कैसे देखने में होगा, फिक्स्ड एसेट वही 100 ही रहेगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हम लोग लाइबिलिटी साइड दिखा रहे हैं उसका वैल्यू हम लोग का हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, 190 में 81 ऐड करने से ये हो जाएगा 271। तो 1000 माइनस 271 करके देखो 729 ही आएगा। ये देखो 1000 माइनस 271 करके देख लो 729 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि ये एसेट का कॉस्ट दिखाया जा रहा है और ये टोटल अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था, ये हटा देते। तो ये हम लोग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक जो है प्रोसेस है जिससे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स होता है, बिना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाए भी हम लोग कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया। तो मतलब फीचर्स होता है क्यों ये किया जाता है, ये मेनली इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग का एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट दिखता जाए, ठीक है, इसीलिए ये किया जाता है मेनली। जो भी हो, यहाँ पर हमें ये देखना है इस डेटा को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्लांट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया, यानी ये डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद का एसेट का वैल्यू। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब 12 मंथ से ज्यादा का है, ये 31 मार्च 2001 का, 31 मार्च 2000 का। ये लेकिन प्रीवियस ईयर है, ये देखो डेट, और ये है करंट ईयर।
उसके बाद इन्वेंट्री दे दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दे दिया है, कैश दे दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया, शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व सरप्लस दे दिया। अब देखते हैं आगे और कुछ इंफॉर्मेशन है कि नहीं। हाँ, बॉन्ड दिया है, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इनकम टैक्सेस पेबल, ये सब दिया है। नीचे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया है, बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये इंफॉर्मेशन का क्या करें, देखो हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है इनडायरेक्ट मेथड से, जब कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा इनडायरेक्ट मेथड से। अच्छा, अब ये सारे अकाउंट का क्या करें, ये सारे अकाउंट में अगर देखेंगे तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग में हमें चेंजेस दिख रहा है, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग में हमें हर जगह पे चेंजेस दिख रहा है। तो जहां जहां ओपनिंग क्लोजिंग में चेंजेस हुआ है तो ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा, इसी वजह से ओपनिंग क्लोजिंग में चेंजेस दिख रहा है। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग में चेंजेस दिख रहा है तो हमें उस अकाउंट का मतलब वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, बेसिकली उस अकाउंट का लेजर ओपन करना चाहिए। तो हम लोग प्लांट का लेजर ओपन करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट का भी करेंगे, इन्वेंट्री का नहीं करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का नहीं करेंगे, कैश का नहीं करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी हमें करने का जरूरत नहीं होगा। शेयर कैपिटल का कर लेंगे, रिजर्व सरप्लस का कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, एक बार मैंने इसको टिक लगाए करने के लिए ही, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये मिडिल का मैंने क्रॉस क्यों लगाया, क्योंकि ये सब हम लोग का करंट एसेट है, ये देखो करंट एसेट है, और पीछे जाएंगे तो शायद करंट लाइबिलिटी भी मिल जाएगा। तो इनडायरेक्ट मेथड में लास्ट दिन ही मैंने बोला था, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का अकाउंट कभी ओपन नहीं करना चाहिए, उसका हम लोग सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज से ही आंसर लिखेंगे। ये देखो मैंने बोला था, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज अकाउंट शुड नॉट ओपन, ठीक है, कभी भी हमें उसका अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए, उसका इंक्रीज डिक्रीज देख के ही हमें उसका एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बॉन्ड, बॉन्ड का अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं, ट्रेड पेबल नहीं करेंगे क्योंकि करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी भी नहीं करेंगे, करंट लाइबिलिटी है। इनकम टैक्स पेबल यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बात है, इसका हम लोग अकाउंट ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे क्या दिया है, परचेज इन्वेस्टमेंट फॉर 78,000, मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन दिया है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का अकाउंट तो ओपन होना ही चाहिए, ठीक है, ये ओपन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये सब ट्रांजैक्शन पुट नहीं कर पाएंगे। फिर देखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल दिया है इतने का, ये इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था 90,000, बोल रहा है इन्वेस्टमेंट सेल हो गया 1,02,000 पे जिसका कॉस्ट था 90,000, तो प्रॉफिट हुआ होगा 90,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अगर 1,02,000 में सेल हो गया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है। प्लांट परचेज हुआ है तो वो प्लांट अकाउंट में दिखाएंगे, प्लांट सोल्ड हुआ है, सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000 फॉर 5,000। क्या बोल रहा है कि एक प्लांट को सेल कर दिया गया है जिसका कॉस्ट है 10,000, मतलब इसको 10,000 में परचेज किया गया था, इस पे डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है 2,000, तो इसका डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू आता है 8,000 और सेल हुआ है 5,000 में, यानी लॉस हुआ है कितने का, 3,000 का, ठीक है, 3,000 का लॉस हुआ है, क्योंकि 10,000 का परचेस किए थे तब उसका कॉस्ट, कॉस्ट यानी जिसपे हम लोगों ने उसे रिकॉर्ड किया, जिसपे परचेस किया, डेप्रिसिएशन लगाया है 2,000, यूज किया तो उसका वैल्यू तो कुछ कम हुआ है ना, तो कितना कम हुआ है, जितने दिन भी यूज हुआ है 2,000 रुपीज, तो वैल्यू सेल करते टाइम हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग 8,000 बट मिला मार्केट में 5,000, तो 3,000 का लॉस हो गया। 1,000 बॉन्ड इशू हुआ है एट फेस वैल्यू इन एन एक्सचेंज फॉर प्लांट एसेट ऑन 31 मार्च 2001, तो इस कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, बदले में प्लांट जो है वो परचेस किया है, ठीक है, कितने का बॉन्ड, 1 लाख का। तो बॉन्ड इशू करके नॉर्मली एंट्री ऐसे होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड, तो इन्होंने बॉन्ड इशू करके जो है पैसा तो नहीं लिया, इन्होंने बॉन्ड इशू करके प्लांट मिला है, तो बैंक के जगह प्लांट लिखना पड़ेगा, ठीक है, बॉन्ड तो जो है डिवेंचर के तरह ही हो गया ना, तो ये देखो मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा पब्लिक को, बॉन्ड इशू कर रहा है, तो फिर प्लांट अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड, ठीक है। प्रीपेड बोला है 50,000 ऑफ बॉन्ड आर फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी, अच्छा रीपेड, रीपे किया है 50,000 रुपीज का बॉन्ड एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी, मतलब बॉन्ड का एक मैच्योरिटी डेट होता है, जैसे लोन का एक रीपेमेंट डेट होता है ना, लोन हम लोग का 5 साल का हो सकता है, 10 साल, 20 साल, तो वैसे ही बोल रहा है जब मैच्योरिटी डेट आ गया तो बॉन्ड को रीपे कर दिया गया, मतलब पैसा रिटर्न कर दिया गया, कितने का, 50,000 का, तो उसका हम लोग एंट्री कर लेंगे कि बॉन्ड रीपे हो गया तो बॉन्ड टू कैश या बैंक हो जाएगा, जैसे लोन रीपे होता
होता है तो लोन टू कैश, बॉन्ड रीपे हुआ तो बॉन्ड टू कैश या बैंक, कंपनी अकाउंट्स है तो बैंक यूज करेंगे। 15,000 का शेयर इशू हुआ है 10 रुपीज करके, यानी 1,50,000 का एंट्री हो जाएगा कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के। अच्छा, पेड कैश डिविडेंड, तो डिविडेंड पे हुआ है 8,000, तो डिविडेंड पेमेंट का एंट्री हम लोग कर सकते हैं। डिविडेंड पेमेंट का एंट्री हम लोग का हो जाएगा डिविडेंड टू कैश बोल के, ठीक है, डिविडेंड टू कैश बोल के। हम लोग को बोल भी दिया है इनडायरेक्ट मेथड से करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड का जो स्ट्रक्चर है पूरा हमें फॉलो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें जो भी अकाउंट ओपन करना है वो हम लोग ओपन कर लेंगे, जिसमें से देखो जिसका मल्टीपल इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट तो ओपन करना ही चाहिए। लाइक प्लांट का मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिला नीचे, इन्वेस्टमेंट का मिला, स्टॉक वगैरह तो करना है नहीं, शेयर कैपिटल भी कर लेंगे, रिजर्व सरप्लस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बॉन्ड कर लेंगे, बाकी का जो ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ये तो नहीं होगा, करेंट लाइबिलिटी है। इनकम टैक्स पेबल का अगर जरूरत होगा तो टैक्स बोल के अकाउंट हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर बना लेते हैं स्ट्रक्चर कि हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस पे वर्किंग नोट वगैरह भी बनाएंगे। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 6, ठीक है, ये हटा देते हैं। ये मैंने नोट डाउन कर लिया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग कर रहे हैं इलास्ट्रेशन 6, यहाँ पर लिख देते हैं इलास्ट्रेशन 6। कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st of March 2023। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, और लिखेंगे यहाँ पर बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद थोड़ा गैप रख के यहाँ पर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो भी वर्किंग नोट बनेगा उसका जगह बना लेते हैं। वर्किंग नोट में हमें क्या क्या अकाउंट ओपन करना चाहिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। अकाउंट ओपन का हमें कहाँ देखना चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये सब का थोड़ी ना होगा, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का पीएल है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और जिसमें हमें चेंजेस दिख रहा है उसका बनाना चाहिए, क्योंकि देखो इसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ये सब तो क्लोजिंग ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्लांट, प्लांट दिख रहा है मुझे, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं प्लांट अकाउंट। उसके नीचे बना लेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लांट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट के बाद और क्या बनाना चाहिए? इन्वेंट्री जरूरत नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, प्रीपेड, शेयर कैपिटल, इसके बाद बनाएंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व सरप्लस है, हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। हम बना के दिखा देते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी दिखा देते हैं। देखो रिजर्व सरप्लस बिना बनाए भी हो जाएगा। बॉन्ड और इनकम टैक्स। बॉन्ड, वर्किंग नोट नंबर 6, टैक्स, इनकम टैक्स। बस अब ये जितने भी अकाउंट ओपन किए सभी का बैलेंस भी लिख लेते हैं, ठीक है? जो भी बैलेंस हम लोग को गिवन है वो बैलेंस भी लिख लेते हैं। प्लांट का ये देखो, ये ओपनिंग है इधर वाला, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, तो प्लांट एसेट है। टू बैलेंस बीडी 5,05,000, यहाँ पर लिख लेते हैं। टू बैलेंस बीडी 5,05,000 बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग वाला है 7,15,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि लाइबिलिटी होता है, मैंने अभी दिखाया ना कि ये एक्चुअली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो या प्रोविजन, ये लाइबिलिटी है, तभी तो मैंने दिखाया था लाइबिलिटी साइड से दिखाया जाता है या फिर ऐसे लेस करके दिखाया जाता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, ये प्रोविजन है। प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटी होता है। प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब है कि फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी ऑकर होगा, इसका हमें पता होता है, एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होता है, उसको एस्टिमेटेड वे में जब हम लोग दिखाते हैं उसे ही प्रोविजंस बोला जाता है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि देखो एसेट का एग्जैक्ट डिप्रिसिएशन तो कोई भी नहीं बोल सकता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट जैसा हम लोग सोच रहे वैसे ही मार्केट में भी चले, ऐसा जरूरी नहीं है। वो क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से एक डिप्रिसिएशन लगाता है एस्टिमेटेड वे में। अब उसके बाद जब एसेट को सेल करने जाता है तो हो सकता है उसे प्रॉफिट भी हो सकता है उसे लॉस भी हो। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 68 और 1,03,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू बैलेंस सीडी 1,03,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 1,27,000 1,15,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है तो टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा 1,27,000 और ये हो जाएगा 1,15,000। ये सब गिवन है, ठीक है, हम लोग जस्ट लिख रहे हैं। उसके बाद इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये शेयर कैपिटल है 3,15,000 और 4,65,000, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी है तो बाई साइड होगा। बाई बैलेंस बीडी 3,15,000 टू बैलेंस सीडी 4,65,000। 3,15,000 और 4,65,000। अच्छा, रिजर्व सरप्लस 1,30,000 टू 1,40,000। 1,32,000 ये भी लाइबिलिटी है और 1,40,000। देखो हर एक प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड होता है ना, तो रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या होता है? रिजर्व सरप्लस के अंदर बहुत सारे आइटम आ सकते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बहुत सारे आइटम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कुछ नहीं बोला है तो हमें हमेशा मानना पड़ेगा ये पीएल बता रहा है, ठीक है, रिटेन्ड पीएल जो होता है, रिजर्व सरप्लस के अंदर जो पीएल होता है उसके बारे में बता रहा है। तो ये नॉर्मली पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में ही बताता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बाई बैलेंस बीडी
यहाँ पर लिख दिया टू बैलेंस CD, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है ना प्रॉफिट। उसके बाद बॉन्ड 2,45,000 2,95,000 ये भी लाइबिलिटी है। 2,45,000 2,95,000 बाई बैलेंस BD टू बैलेंस CD। अच्छा, इसके बाद ट्रेड पेबल का अकाउंट नहीं बना है, ये टैक्स पेबल 3,000 और ये हो गया हम लोग का 5,000। तो 5,000 ओपनिंग में जाएगा, लाइबिलिटी है, तो बाई बैलेंस BD 5,000 टू बैलेंस CD 3,000। हो गया, जो भी डेटा हम लोगों को लिखना था हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट बोला है उसको पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज वाई, तो इन्वेस्टमेंट परचेज का एंट्री क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एसेट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं तो हम बैंक लिखना प्रेफर कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा टू बैंक 78,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर है, इसमें लिख लेते हैं टू बैंक टू परचेज बोला है कि सेल बोला है? परचेज बोला है, अच्छा। टू बैंक 78,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर सोल्ड इन्वेस्टमेंट 1,02,000, दिस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 90,000। तो इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बाई बैंक हो जाएगा। देखो इन्वेस्टमेंट सेल होने से एंट्री क्या होगा? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, परचेज होने से जस्ट उसका रिवर्स, तो कितना मिला है? 1,02,000। जो इन्वेस्टमेंट सेल हुआ उसका कॉस्ट कितना था? 90,000, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोल रखा है। तो ये एंट्री कैसे हम लोग का डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा? प्रॉफिट लिखने से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेल करके तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,02,000 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 12,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 12,000, तो 12,000 का प्रॉफिट है। अब इसका एंट्री हम लोग कहां पर करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करेंगे। तो क्या एंट्री होगा यहाँ पर? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बैंक टू PL, ठीक है। तो बैंक यहाँ पर देखो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर बाई बैंक हो जाएगा। कितने से करेंगे बाई बैंक? हम लोग का हो जाएगा 1,02,000 से, ठीक है। ये हमें रिसीव हुआ है। और जो प्रॉफिट हुआ है वो इन्वेस्टमेंट बेच के जो प्रॉफिट हुआ है वो हम लोग का इधर क्रेडिट हो जाएगा 2PL बोल के। 2PL प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। और तो कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था नहीं, तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो ये हम लोग का बैलेंस नहीं दिखना चाहिए, मतलब ये क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे जो भी ट्रीटमेंट है वो हम लोगों ने लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखो 1,27,000 प्लस 78,000 प्लस 12,000, 2,17,000, और ये दोनों को ऐड करने से होगा, हाँ, 2,17,000। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर ये देखो ये बैंक मिल गया, ये हम लोग का कहाँ जाना चाहिए? ये हम लोग का जाना चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कि हम लोगों ने इतना परचेज किया इतना सेल किया, ये दोनों हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। और ये जो प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट सेल करके, ये कहाँ पर दिया होगा? इसका इफेक्ट देखो हमें PL में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो उसका हमारा ऑपरेटिंग, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखो 12,000 यहाँ दिख रहा है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वही वाला यहाँ पर मैंने चेक करके भी दिखा दिया। ये हम लोग का कहाँ पर जाना चाहिए? ये नॉन, ये देखो PL में आ जाता है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग जो है, नॉन ऑपरेटिंग जो है इनकम दिखा रहा है, ठीक है। तो उसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, पहले ना एक काम करते हैं, सारा बना लेते हैं यहाँ पर जो भी अकाउंट है, उसके बाद एक एक करके पुट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पुट भी कर सकते हैं, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर
साथ ही साथ लिख भी लेते हैं। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग लिखते हैं इन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों ही है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है 78,000 और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करके कैश इनफ्लो हुआ है 1,02,000, 1,02,000। ये अकाउंट का मैंने पूरा डिटेल्स लिख लिया। देखो यहाँ पर ये तो हम लोग का एक्चुअली क्या है, कैश फ्लो जब करेंगे हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन है सारे इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो देखो ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, ठीक है, ये भी पुट कर दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये भी पुट कर दिया। अब इसको पुट करना पड़ेगा, ये कहाँ पर आएगा, ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो इसको हमें ये जो ऑपरेटिंग इनकम है यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आ रहा है इसमें दिखाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, पता नहीं चलेगा ना कितना जगह रखना है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देखो, ये फॉर्मेट याद रखना ही पड़ेगा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो मैंने ये बोला था ना समझ के याद रखना है, इधर इधर से समझाया था तो इसको याद रखना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब मिलेगा तो डेटा लिख लेंगे। फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्सपेंसेस को हमें लिखना पड़ता है। बाकी किसी क्वेश्चन में ना हमें ये मिलता नहीं, अगर चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो या फिर दोनों को कंबाइनली लिख दो, प्लस और माइनस दो दो बार नहीं लिख के ऐसे करके लिख दो, प्लस माइनस, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। इससे क्या होगा, प्लस माइनस को हमें दो दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग इनकम एक्सपेंसेस बोल के एक्सप्लेन करेंगे तो फिर प्लस और माइनस अलग दिखाना पड़ेगा। तो ये कंबाइनली दिखा दिया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आइटम होगा तो वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि किस चीज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारा कैसा दिया हुआ है। वैसे इस क्वेश्चन में था नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का स्ट्रक्चर के हिसाब से आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये एडजस्ट करने के बाद आ जाएगा, यहाँ पर ये सारे आइटम लिखने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा, उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐड हो जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग जो है एक्टिविटी से क्या अर्निंग हुआ है वो पता करना है। तो अगर नॉन ऑपरेटिंग कुछ एक्सपेंसेस है तो वो उसका इम्पैक्ट यहाँ नहीं आना चाहिए, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और एक हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो दो लाइन का जगह रख लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमें अभी अभी एक डेटा मिला है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। अब इन्वेस्टमेंट सेल करना क्योंकि इनका काम नहीं है, तो ये अगर इस इनके प्रॉफिट में दिख रहा है तो हम लोग का ये प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर पूरा बना लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सारी चीजों को एडजस्ट करने से हम लोग का आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या एडजस्ट करना पड़ता है, ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम, यहां पर उसके बाद आ जाएगा ऑपरेटिंग नॉन कैश, ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम। अगर प्लस हुआ तो प्लस होगा, लेस करना है तो लेस करेंगे अगर कुछ नॉन कैश आइटम है तो। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का, ये एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
जगह ना कम पड़ जाए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम लोग का आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ये देखो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इनकम टैक्स लेस हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड जो भी आएगा, और एट लास्ट जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कैश जेनरेटेड या यूज्ड, प्लस में आ रहा है कि नेगेटिव, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो एक लाइन भी यहाँ जगह नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया ताकि कोई भी आइटम लिख सके, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम लोग फिर से आते हैं। देखो यहाँ पर जो भी अकाउंट बनाया उसका मैंने पोस्टिंग वगैरह कर दिया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन किस बात का है। बोला है कि परचेज प्लांट एसेट फॉर 1,20,000। प्लांट खरीदा गया है 1,20,000 का, तो एंट्री क्या होगा, टू बैंक। प्लांट टू बैंक, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लांट में टू बैंक बोल के 1,20,000 का प्लांट परचेज हुआ है। ठीक है। अच्छा उसके बाद sold plant asset that cost 10,000 with accumulated depreciation of 2,000 for 5,000। एक प्लांट जिसका कॉस्ट था 10,000, जिस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 2,000, उसे 5,000 में सेल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, तो पहले एंट्री को समझ लो। देखो एंट्री क्या होगा, यहाँ पर हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखो प्लांट का जो कॉस्ट है वो कितना बोला है, 10,000, क्वेश्चन में ही बोल दिया है। ठीक है, सेल हुआ है वो प्लांट कितने में, 5,000 पे, और उस पे टोटल अब तक डिप्रिसिएशन लग चुका है 2,000। ये सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही गिवन है, 10,000, 2,000, 5,000। अच्छा इसका मतलब WDV कितना है इस प्लांट का, WDV का मतलब जो 10,000 का प्लांट था उस पे डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसका बचा हुआ वैल्यू। WDV का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू, यानी बचा हुआ वैल्यू। और ये एक मेथड भी होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिससे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। और ये WDV का मतलब हो गया हम लोग का यहाँ पर एसेट का बचा हुआ वैल्यू आफ्टर यूज। तो यहाँ पर एसेट का बचा हुआ वैल्यू 8,000 हो रहा है, और क्योंकि ये सेल हुआ है 5,000 पे, तो हम लोग का लॉस दिख रहा है 3,000। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन समझाते वक्त बोला। अब अगर हम लोग इसका एंट्री देखें तो कैसे होगा, अगर हम लोग एसेट सेल कर रहे हैं तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा जितना हमारा रिसीव हो रहा है कैश 5,000 से। अब एसेट चला जा रहा है तो टू प्लांट तो लिखेंगे ही लिखेंगे। एसेट चला जा रहा है, कितने का एसेट जा रहा है, 10,000 वाला एसेट चला जा रहा है। ठीक है, अब ये 10,000 से मुझे क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है, यहाँ पर प्लांट हमेशा अपने कॉस्ट पे ही दिख रहा है। तो प्लांट अगर कैंसिल करना है तो कॉस्ट पे ही करना पड़ेगा, कि 10,000 वाला प्लांट चला गया। ठीक है, और इस पे हम लोग का लॉस कितना हुआ है, 3,000। तो लॉस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, PL डेबिट करेंगे। लॉस होने से क्या होता है, PL डेबिट होता है। तो यहाँ पर PL को डेबिट कर देते हैं। PL डेबिट हो गया हम लोग का 3,000। फिर भी देखो दोनों साइड बैलेंस मैच नहीं हुआ, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन डेप्रिसिएशन है। देखो क्योंकि एसेट जब सेल हुआ और इसका जब हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया, क्या वो 10,000 पे कैलकुलेट करेंगे, नहीं, क्योंकि 10,000 का एसेट को तो हम लोगों ने यूज किया ना 2,000। तो यहाँ पर अगर गैप देखोगे कितने का आ रहा है पता है, 2,000 का ही आ रहा है, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ही आ रहा है। तो एक्चुअली जब सेल हो रहा है, जैसे प्लांट अकाउंट हमारे बुक से आउट हो जाएगा, वैसे ही डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट हो रखा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने बोला लाइबिलिटी होता है, वो क्रेडिट हो रखा था, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब इस चीज का पोस्टिंग हम लोग प्लांट अकाउंट में करेंगे, बाई बैंक, बाई PL, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहां पर कर लेते हैं बाई बैंक, बाई PL, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000। तो देखो जैसे मैंने एंट्री किया वैसे ही पोस्टिंग भी कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर और प्लांट के बारे में क्या बोला था, बोला है यहाँ पर 1,00,000 रुपीस का बॉन्ड इशू किया गया और उसके बदले प्लांट लिया गया है। तो प्लांट खरीदा गया है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश नहीं होके टू बॉन्ड होगा, क्योंकि बॉन्ड के थ्रू से प्लांट खरीदा गया है, बॉन्ड इशू करके, वो भी 1,00,000 का।
तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग अब क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं इससे रिलेटेड। तो चेक करते हैं क्लोज होता है कि नहीं। यहाँ पर देखो 5,000, 3,000, 8,000 और 2,000, 10,000, ये हो जाएगा 7,25,000। अच्छा इधर देखते हैं 2,20,000 और ये हो गया 7,25,000। चलो क्लोज हो गया। अब हम लोग ये सारे डेटा को पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पुट करेंगे? ये हम लोगों ने प्लांट परचेस किया, यहाँ पर प्लांट सेल किया। प्लांट परचेस करना या प्लांट सेल करना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट परचेस सेल है तो दोनों ही हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर परचेज ऑफ प्लांट। नेगेटिव में होगा क्योंकि ये कैश आउटफ्लो करवा रहा है, और यहां पर लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट 5,000, ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये कैश इनफ्लो करवा रहा है। तो ये तो देखो हम लोग का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, ये कभी कैश फ्लो में नहीं जाएगा। कैश फ्लो में सिर्फ कैश रिलेटेड आइटम जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ पर, ये चला गया। अच्छा ये जो हम लोगों का पीएल है, ये देखो हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जरूर दिखेगा 3,000। चलो चेक करके देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 3,000 दिखता है कि नहीं। ये देखो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। तो हम लोग को इसके वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। यहाँ पर लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हो गया हम लोग का 3,000, ये हम लोग को करना पड़ेगा, ऐड बैक कर दिया। और क्या इंफॉर्मेशन बाकी है? ये देखो ये ओपनिंग क्लोजिंग था, ये हम लोगों ने पुट कर दिया, ये भी पुट कर दिया। अच्छा ये पीएल भी हम लोगों ने जो है एडजस्ट कर दिया। अब डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन हम लोग का पीएल में आता है। पीएल से रिलेटेड जो भी आइटम है वो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डेप्रीशिएशन हम लोग कितना लिखेंगे? डेप्रीशिएशन जो है वो हम लोग का नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। तो डेप्रीशिएशन ये तो एक ही प्लांट का है, हम लोग टोटल निकाल लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट से, तो लिखने में हमारे लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का लिखा हुआ है। अब ये देखो ये डेप्रीशिएशन जो है इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं टू प्लांट बोल के, टू प्लांट अकाउंट बोल के, ये क्रॉस पोस्टिंग हो गया 2,000। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन दिख रहा था 68,000, क्लोजिंग में दिख रहा है 1,03,000, लेकिन उसमें से 2,000 हमें रिवर्स कर देना है क्योंकि 2,000 का प्लांट खत्म हो गया। मतलब जो प्लांट खत्म हो गया उसका डेप्रिसिएशन भी एक्यूमुलेटेड अकाउंट से हमें हटा देना है, रखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लांट खत्म मतलब उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें एक्सक्लूड कर देना है। तो यहाँ पर 60, एक्चुअली लॉजिक क्या हुआ, 68,000 टोटल दिख रहा था डेप्रिसिएशन अकाउंट में, लेकिन 2,000 का डेप्रिसिएशन रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज प्लांट जो है उससे रिलेटेड प्लांट सेल हो गया। अच्छा तो उसके बाद हम लोग का फिर डेप्रिसिएशन दिखना चाहिए 66,000, लेकिन दिख रहा है 1,03,000। इस ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि करेंटली भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। तो माइनस करके देखो 1,03,000 कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है? 37, या फिर नॉर्मल इसको बैलेंस कर लो पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ 37,000 आ रहा है, तो ये टोटल करने से आता है 1,05,000। ये भी हो गया 1,05,000। इसको क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री नॉर्मली होता है डेप्रिसिएशन टू एसेट, लेकिन जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यूज होता है तब एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो एसेट पे तो एंट्री करते हो डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये तब होता है जब हम लोग एसेट पे चार्ज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्यूमुलेटेड अकाउंट ओपन करते हैं तो एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल के। तो ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर का। ये कैसे पता चला ड्यूरिंग द ईयर का है? सिंपल सा बात है, देखो जब ये ईयर ओपन हुआ तो एक जगह पे इतना डेप्रिसिएशन दिख रहा था, अब इसमें से 2,000 डेप्रिसिएशन हमें एक्सक्लूड कर देना है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड मशीन सेल हो गया। तो फिर यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन वो सारे मशीन का ही हमेशा दिखते रहना चाहिए जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से 2,000 हट जाएगा, तो बैलेंस दिखना चाहिए 63,000, सॉरी 66,000, लेकिन यहाँ दिख रहा है 1,03,000। इसका मतलब और भी इस पे डेप्रिसिएशन ऐड हुआ होगा। कितना ऐड हुआ है? 37,000। क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये तो हम लोग का सेल हो गया, लेकिन प्लांट तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है ना, प्लांट तो जीरो नहीं हुआ है। ये देखो इतना प्लांट है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 37,000, जितना डेप्रिसिएशन इन्होंने प्रोवाइड करने का सोचा होगा। हमारे पास उसका डेटा नहीं है, हम लोग बैलेंस करके निकालेंगे, हमें कोई रेट वेट नहीं दिया है कि हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें।
तो यहाँ पर ये वाला ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ये तो कैश फ्लो में नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस में दिखाना पड़ेगा, और ये तो हम लोग का कुछ कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, प्लांट हम लोग का जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम भी नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें दिखाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, जो हम लोग का नॉन कैश आइटम है वो हमें दिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरा जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम को हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम जिसमें आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन आ जाएगा, वैल्यू है हम लोग का 37,000। ये ऐड बैक होगा, ये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन लेस करने के वजह से हम लोग का प्रॉफिट कम दिख रहा है, और ये वैसे भी नॉन कैश है, ये तो कैश आउटफ्लो है नहीं, हम लोग तो निकाल रहे हैं कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो जो भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, इसके बाद ये वाला हम लोग का देखते हैं, इसमें और कुछ लिखना पड़ेगा? नहीं, और कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट बना लिया हम लोगों ने, अब दूसरा देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर ही तो अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं किस बात का है। इशूड 1 लाख बॉन्ड, ये हो गया। अच्छा, ये इसका क्रॉस पोस्टिंग बॉन्ड में हो जाना चाहिए, बॉन्ड जो इशू हुआ है इसका क्रॉस पोस्टिंग बॉन्ड में हो जाना चाहिए, तो बॉन्ड अकाउंट यहाँ पर देखते हैं कहाँ बनाए, ये देखो, ये क्रॉस पोस्टिंग हो जाना चाहिए। ये टू यहाँ पर जो है ना बॉन्ड, मैंने कहा लिखा, ये रहा प्लांट टू बॉन्ड, तो बॉन्ड में लिखना पड़ेगा बाय प्लांट। वन लैख, तो ये क्रॉस पोस्टिंग हो गया, नहीं तो बाद में गलत हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, यहाँ पर रीपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। बॉन्ड रीपे हो गया तो कैश आउटफ्लो होगा, टू बैंक हो जाएगा, बॉन्ड टू बैंक। 50,000 का जो है रीपेमेंट किया गया है, ठीक है, 50,000 का रीपेमेंट कर दिया, और इसके बारे में, इस अकाउंट के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो ये हम लोग का क्लोज हो जाना चाहिए। देख लेते क्लोज होता कि नहीं। 3,45,000 यहाँ पर टोटल करने पे, हाँ 3,45,000। अब इसका भी पोस्टिंग करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं जाता है कैश फ्लो में। प्लांट अकाउंट यहाँ पर, ये तो कुछ कैश आउटफ्लो है नहीं, हाँ टू बैंक एक कैश आउटफ्लो दिखा रहा है, तो बॉन्ड हम लोगों ने परचेस किया है, सॉरी रीपे किया है, तो बॉन्ड परचेस रीपे करने से हम लोगों का बॉन्ड इशू क्यों किया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो बॉन्ड रीपे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, तो रीपे यहाँ पर लिखते हैं रीपेड ऑफ बॉन्ड। नेगेटिव में होगा, कैश आउटफ्लो हो रहा है 50,000। 15,000 शेयर इशू हुआ है 10 रुपीज वाला, तो वो इक्विटी शेयर अकाउंट में जाना चाहिए, तो बाई बैंक होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर इशू होने से एंट्री होना चाहिए, तो 10,000 इंटू 15,000 इंटू 10, यानी कि 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,50,000। अब हम लोग इसका कर लेते हैं टोटल, कितना हो जाएगा देखो, 4,65,000, और ये इधर हम लोग यहाँ पर, अच्छा ये 4,65,000 ही है, और तो कुछ बैलेंस नहीं आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग का ओपनिंग क्लोजिंग सब लिखा हुआ है, मतलब ये हम लोग का इतना शेयर इशू करके पैसा आया है, तो ओपनिंग क्लोजिंग तो कभी कैश फ्लो में नहीं आता है। कैश फ्लो में क्या आता है, सिर्फ कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट। अब बाई बैंक यानी कि कैश रिसिप्ट कहाँ से आया, शेयर कैपिटल इशू करके, शेयर इशू करना मतलब फाइनेंस करना बिजनेस में, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, proceeds from issue of shares, तो शेयर इशू करके पैसा आया है 1,50,000 हो गया। अच्छा, इसके बाद पेड कैश डिविडेंड 8,000, डिविडेंड पे हुआ है, तो ये हम लोग का डिविडेंड मतलब किस लिए पे होता है, शेयर इशू करने से डिविडेंड पे करना पड़ता है, तो शेयर इशू करना अगर हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो डिविडेंड पेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो डिविडेंड पेड
8,000 ये नेगेटिव में दिखाएंगे क्योंकि इसके लिए कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो इसका मैंने अकाउंट ओपन नहीं किया क्योंकि मल्टीपल इंफॉर्मेशन ना हो तो अकाउंट ओपन करना जरूरी नहीं है क्योंकि काफी टाइम चला जाएगा। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो मैंने सारा डेटा लिख लिया। अब हम लोग यहाँ स्टार्टिंग से फिर से देखना शुरू करेंगे कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखो, यहाँ के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ये इनकम टैक्स लेस किया था, ये था हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे तब मैंने बताया था, फिर यहाँ से टैक्स लेस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 23,000। तो ये जो मैंने खाली जगह रखा है यहाँ पर मैंने लिख लिया 23,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है नहीं कुछ क्वेश्चन में, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये हम लोग का 23,000 हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखते हैं, हम लोगों ने ये कहां से लिखा है, वो अकाउंट जो बना है वहां से लिखा है। इसके अलावा कुछ है नॉन ऑपरेटिंग में? ये देखो नॉन ऑपरेटिंग में है हम लोग का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड, इंटरेस्ट इनकम रिसिप्ट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ये दोनों तो हम लोगों ने लिख लिया, बट ये दोनों हम लोग का बाकी है, तो ये लिख लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, इंटरेस्ट का एक्सपेंस पे किया गया है 23,000, क्योंकि ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये लिखने के वजह से हम लोग का प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो ये हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड। तो ये हो जाएगा 23,000, ये गिवन है हम लोग को 23,000। इसका और एक जगह पे भी एडजस्टमेंट होना चाहिए। इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं? लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट पेड हम लोग का कैश आउटफ्लो करवा रहा है, पेड बोला है कैश आउटफ्लो करवा रहा है। सिर्फ एक्सपेंस बोलता तो कैश आउटफ्लो नहीं करवा रहा है, अगर पेड बोल रहा है तो कैश आउटफ्लो करवा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्यों फाइनेंसिंग है? इंटरेस्ट लोन के ऊपर पे होता है, बॉन्ड के ऊपर पे होता है, डिवेंचर के ऊपर पे होता है, ये सभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बॉन्ड इशू करना, डिवेंचर इशू करना, तो लोन लेना, तो इसीलिए इंटरेस्ट पेड हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्योंकि ये इंटरेस्ट वर्ड क्या यूज किया था? पेड, पेड यानी कैश आउटफ्लो हो चुका है। नेक्स्ट बोला है इंटरेस्ट इनकम रिसिप्ट, इंटरेस्ट इनकम है 6,000 और रिसीव भी हुआ है 6,000। तो इंटरेस्ट रिसीव कब हो रहा है? अगर हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई एफडी वगैरह कर रखा है, तो उससे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो ये हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो 6,000 का कैश इनफ्लो हुआ है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड 6,000। और इसको यहाँ पर क्योंकि ये पीएल में आ चुका है तो इसको मैं एडजस्ट करना है, क्योंकि हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम 6,000 ये हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज किया है, तो यहाँ पर हमें उससे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा दिखेगा। ठीक है, वो ज्यादा दिखेगा। इसके बाद ये बाकी दो तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर ही लिया था। डेप्रीशिएशन, ये देखो यहाँ पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करके भी दिया हुआ था कि टोटल ड्यूरिंग द ईयर का 37,000 होगा, तो वो हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है, लेकिन पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 23,000, उसके बाद यहाँ पर 3,000 ऐड हो जाएगा और 23,000 मतलब 26,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कितना हो गया। 23,000 प्लस 26,000 माइनस 18,000, ये दोनों मिला के तो ये हो गया 31,000। तो 31,000 हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 31,000। ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने से पता चलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ गया हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें से हमें क्या लेस करना पड़ेगा? यहाँ पर ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसको हम इसीलिए हटा रहे हैं क्योंकि मेरा जगह कम हो रहा है। आंसर यही होगा, हम फिर से लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस। इसमें हम लोग का जो आइटम आ रहा है वो है डेप्रिशिएशन, हम यहाँ पर पॉइंट करके लिख देते हैं ताकि थोड़ा जगह मिल जाए मुझे। डेप्रिशिएशन 37,000, ठीक है। ये ऐड करने से आ रहा है हम लोग का
68,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो मैंने यहाँ लिखा है, जगह मिल गया मुझे थोड़ा सा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी के चेंजेस होने का जो इफेक्ट है वो हमें दिखाना पड़ेगा। यानी जो अकाउंट हम लोगों ने ओपन नहीं किया था क्योंकि वो करंट एसेट था या करंट लाइबिलिटी था, इसी वजह से अब उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पहले 1,10,000 था, अभी हो गया 1,44,000। सबसे पहले तो डिफरेंस देख लेंगे कि डिफरेंस कितना हो रहा है। इन्वेंट्री का डिफरेंस हो रहा है हम लोग का 34,000 और ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखना पड़ेगा? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री अमाउंट हो रहा है हम लोग का 34,000। अब प्लस होगा कि माइनस, उस पे कंसेंट्रेशन करेंगे। इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है, कैसे हो सकता है? जरूर हम लोगों ने परचेज किया होगा, इसका मतलब कैश आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ही हमें करना है, हम लोगों ने सीखा था। तो 34,000 का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा, इसी वजह से ही हम लोग का जो है यहाँ पर स्टॉक बढ़ गया होगा। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम लोग लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा आइटम है? ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर। डेटर हम लोग का 55 से 47 हो गया, कम हो गया, यानी डेटर ने पेमेंट कर दिया होगा तभी डेटर का वैल्यू कम हो गया, मतलब कैश रिसीव्ड हुआ है। तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे डिक्रीज इन डेटर। डिक्रीज इन डेटर। अच्छा, कितना हो जाएगा? डेटर या ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हो। 55 और 47 का डिफरेंस यानी कि 8,000। इसको लिख दो ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कैश तो नहीं आएगा, वो तो लास्ट में यूज होता है। कैश का ओपनिंग क्लोजिंग को लिख के, मतलब अगर हम लोग कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर के कैश इन जो भी जनरेट हुआ है या यूज्ड हुआ है, उसमें 15,000 आ जाएगा वो ऐड करने से। ठीक है, तो ये हम लोग का एकदम एंड में यूज होता है, ये यहाँ पर होगा भी नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग का इंक्रीज हो गया है 5,000 से डिक्रीज हो गया है 4,000। तो यहाँ पर लिखते हैं डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 4,000। अब इसका क्या करना है? अगर हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग का कम हो गया है, इसका मतलब हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंस इस बार नहीं किया होगा। पहले 5,000 दिख रहा था, अभी 1,000 ही दिख रहा है, मतलब हम लोगों ने और फर्दर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं किया, इसका मतलब कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो ये ऐड होना चाहिए। ठीक है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व सरप्लस आ गया, बॉन्ड। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जो है बढ़ गया है, इसका मतलब हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया होगा क्रेडिटर को, इसीलिए पहले हम लोग का पेबल अमाउंट 43 दिख रहा था, अब 50 दिख रहा है, मतलब हम लोग का 7,000 से इंक्रीज हो गया है ट्रेड पेबल। तो यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो पेमेंट नहीं किया है तो कैश हमारे पास ही पड़ा हुआ है, आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 7,000। अच्छा, और लास्ट आइटम आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 9,000 से 12,000 हो गया है, मतलब हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बढ़ता जा रहा है 3,000, मतलब कैश हमारे पास ही पड़ा हुआ है, तो ऐड करना पड़ेगा। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 3,000। ठीक है, तो ये सब एडजस्ट करने से आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये यहाँ पर एडजस्ट करने से आएगा। ठीक है, ये एरो से मैंने दिखा दिया ताकि समझ में आ जाए। 68,000 माइनस 34,000
प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, 56,000। अच्छा, अब इसमें लेस करना पड़ेगा टैक्स, इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स पेड, क्या टैक्स का अकाउंट बन गया था? देखते हैं, शायद टैक्स का अकाउंट मेरा बाकी रह गया। हाँ, टैक्स का अकाउंट बाकी रह गया है। तो टैक्स का प्रोविजन इस बार कितना हुआ है वो हम लोग पीएल में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां पर हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा जाता है 7,000। तो ये पीएल अकाउंट से है तो इसका क्रॉस पोस्टिंग बाई पीएल होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 7,000, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में है लेकिन है तो पीएल अकाउंट में ही। तो पीएल टू इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में क्या हो जाएगा? बाई पीएल। तो यहाँ पर टोटल करते हैं, ये हो गया 12,000, यहाँ पर 12,000, तो डिफरेंसेस आ रहा है हम लोग का 9,000 का। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 साइड में है 2, लिखना क्या पड़ेगा? ये तो बैलेंस करके आ गया। तो ये देखो कंसेप्ट क्या है, पहले से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में 5,000 पड़ा हुआ था, इस बार जो है क्रिएट किया गया प्रोविजन 7,000 का। तो 12,000 का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में अमाउंट बचा हुआ है, लेकिन ईयर एंड में दिख रहा है अभी 3,000 ही बचा हुआ है, मतलब उसमें यूटिलाइजेशन हुआ है। कितना हुआ है? 9,000। यूटिलाइजेशन क्यों किया जाएगा? टैक्स पे करने के लिए। तो इसका मतलब करंट ईयर में टैक्स पेमेंट हुआ है, मतलब कैश आउटफ्लो किया गया है 9,000 का। तो ये हम लोग का इनकम टैक्स पेड, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9,000। ये लेस कर देते हैं, लेस करने से आ जाएगा 9,000, लेस करने से 56,000 से ये हम लोग का आ रहा है 47,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है तो हम लोग बोलेंगे कैश जेनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जेनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा देखते हैं, 78 नेगेटिव में है। पहले पॉजिटिव अमाउंट लिख लेते हैं, 1,02,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 माइनस 1,20,000 माइनस 78,000। 85,000 नेगेटिव में आ गया। ठीक है, अब 85,000 आ रहा है नेगेटिव में, तो इसको हमें क्या लिखना चाहिए? कैश यूज्ड, क्योंकि इनफ्लो कुछ नहीं करवा पाए, कैश यूज्ड हो गया, मतलब नेगेटिव में आ रहा है ना, तो एक्स्ट्रा यूज हुआ है। तो इसके लिए लैंग्वेज होता है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये वाला चेक करते हैं कितना आ रहा है, 50, 1,50,000 लेस करने से 1,00,000 हो गया, 1,00,000 से लेस करना पड़ेगा 8,000, 23,000, पॉजिटिव ही आएगा। 69,000 पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें लिखेंगे कैश जेनरेट, ये एक्टिविटी से कैश जेनरेट हुआ है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तो इंडिविजुअली पता चल गया। अब नेट देखना पड़ेगा, तीनों एक्टिविटी से नेट कैश इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। 69,000 जो है पॉजिटिव, माइनस 85,000 नेगेटिव, और 47,000 पॉजिटिव। तो 31,000 हम लोग का नेट कैश इंक्रीज दिख रहा है तीनों एक्टिविटी को मिला के। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये हम लोग का आया कितना? 31,000। इसको लिखना पड़ेगा नेट इंक्रीज इन, नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कैश का इतना इंक्रीमेंट हुआ है, और पहले से कैश कितना पड़ा हुआ है? पहले से कैश हम लोग का 15,000 है। तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000, ऐड करने से आएगा 46,000। यही हम लोग का होना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये देखो 46,000 ही है।
अब ये मैच होने का मतलब हम लोग का ये आंसर जो है सही हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मैंने थोड़ा धीरे धीरे करवाया, नहीं तो कंप्लीट करने में दिक्कत होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इलास्ट्रेशन। 6 तो कर लिया हम लोगों ने, 1 2 बाकी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब 11 के बाद शायद एक 12 बाकी है, वो कर लेते हैं, टाइम बचेगा तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ये सब हम लोग का हो गया, ये हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला क्वेश्चन छोटा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of Mr. Zen, prepare a cash flow statement as per AS3 for the year ended 31st March 2001. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देना है मिस्टर जेन का। हमें इनका एक लेजर का बैलेंस दे रखा है, मतलब जैसे कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग, लोन का ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छा, हर एक ओपनिंग क्लोजिंग से हमें क्या पता चल रहा है, इनका कैपिटल पहले था 10 लाख, अभी हो गया है 12,24,000। मतलब इन्होंने जरूर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया होगा या फिर कैपिटल एडिशनल इंट्रोडक्शन किया होगा, क्योंकि कैपिटल कैसे बढ़ सकता है, या तो प्रॉफिट से या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करके, इसीलिए इनका कैपिटल एक्स्ट्रा दिख रहा है। अब देखेंगे आगे जाके कि प्रॉफिट अर्न किया है या फिर मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। ट्रेड पेबल 3,20,000 से 3,52,000 हो गया है, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया है, इसलिए इनका पेबल अमाउंट लाइबिलिटी बढ़ गया है। लोन देखो पहले था 2 लाख, अब 0 दिख रहा है, मतलब लोन पूरा पूरी रीपे कर दिया होगा इन्होंने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से जो लोन लिया है पहले तो था 3,20,000, अब दिख रहा है 4 लाख, यानी और भी लोन ले लिया होगा। लैंड का वैल्यू 6 लाख था, अब हो गया है 8,80,000। ये कैसे पॉसिबल है, शायद लैंड परचेज किया होगा तभी तो वैल्यू बढ़ेगा। प्लांट मशीनरी 6,40,000 था, हो गया 4,40,000, तो इसका मतलब प्लांट मशीनरी सेल हुआ होगा, तब जाके इसका वैल्यू कम हो गया है। इन्वेंट्रीज का 2,80,000 था, 2 लाख हो गया, मतलब इन्वेंट्री सेल हुआ होगा, स्टॉक सेल हुआ होगा। ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000 था, अभी 4 लाख हो गया, मतलब डेटर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो 2,40,000 पहले मिलने वाला था, अब मिलेगा 4 लाख। कैश का जो है ओपनिंग क्लोजिंग दिख रहा है, मतलब ओपनिंग में जो था अब क्लोजिंग इतना दिख रहा है, तो इसका मतलब देखो इससे भी क्या पता चलता है, ये वाले से हम लोग क्या समझ सकते हैं, अगर मेरे पास पहले 80,000 था और 1 साल मेरा पूरा बिजनेस एक्टिविटी हुआ, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा मेरा क्लोजिंग कैश कितना है। अब क्लोजिंग कैश में जो बोल रहा है 56,000, तो जरूर मेरा बिजनेस में नेगेटिव वैल्यूज आया होगा, मतलब कैश इनफ्लो नहीं हुआ होगा, कैश यूज्ड हुआ होगा, मतलब नेट कैश डिक्रीज हुआ होगा, तभी जाके मेरा क्लोजिंग बैलेंस कम दिख रहा है, क्योंकि 80,000 से माइनस करने से ही तो 56,000 आएगा ना, कुछ एक वैल्यू। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए मशीन कॉस्टिंग 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। तो इसका मतलब हमें प्लांट मशीनरी अकाउंट बना लेना चाहिए। यहाँ सिर्फ मशीन बोला है, लेकिन यहाँ जॉइंटली प्लांट मशीनरी दिया है, तो इसका मतलब वो प्लांट मशीनरी का ही बात हो रहा होगा, तो हम लोग प्लांट मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बता दिया है, 2 लाख एंड 31st मार्च का 3,20,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ बता दिया, यहाँ भी बता सकता था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब वही एक्यूमुलेटेड वाला, यहाँ पर नहीं बता के ये यहाँ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दिया। अब इससे कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कंफ्यूजन ये हो जाता है क्या ये हमारा कॉस्ट में है या फिर डेप्रिसिएशन लेस करके है, वो हमें नहीं समझ में आता है, वो अकाउंट ओपन करने से समझ में आएगा। लेकिन उसके बदले अगर हम लोग का ये फॉर्मेट ऐसे रहता है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया उस फॉर्मेट में रहता है, मतलब ये देखो यहाँ पर फॉर्मेट क्या था, यहाँ पर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया हुआ था, तो वो हमारे लिए समझने में आसानी था। ये देखो कंफर्म था कि कॉस्ट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये देखो ये वाला फॉर्मेट, ये वाला, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया है, हम लोगों को प्लांट बता दिया है, अब ये वैल्यू बता रखा है कि ये वैल्यू बता रखा है, उसका कंफ्यूजन है, क्योंकि इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करके नहीं दिखा है, नीचे लैंग्वेज में दे दिया है। तो कंफ्यूजन क्या है पता है, ये वैल्यू गिवन है प्लांट का कि ये वैल्यू गिवन है, वो नहीं समझ में आ रहा है। अगर इस तरीके से दे देता तो समझ में आ जाता, लेकिन हम लोग पता कर लेंगे, कैसे करेंगे, अकाउंट ओपन करने से हमारे पास समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा वैल्यू दे रखा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हम लोग का 12th नंबर कर रहे थे। हम्म
अच्छा, इसके बाद और कुछ नहीं बोल रहा है। नेट प्रॉफिट, हाँ बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, देखो 3,60,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब अगर इनका कैपिटल 10 लाख था और इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 3,60,000 का, तो इनका कैपिटल दिखना चाहिए 13,60,000, बट कैपिटल दिख रहा है 12,24,000। कैपिटल कम क्यों दिख रहा है? तो इसका मतलब इन्होंने जरूर ड्रॉ किया होगा, मतलब ड्रॉइंग्स अपना अर्निंग में से ड्रॉइंग किया होगा कैपिटल में से, इसी वजह से 12,24,000 दिख रहा है। तो कितना ड्रॉ किया होगा, इससे इसको माइनस यहाँ से करने से ही पता चलेगा कि इन्होंने कितना जो है अपना ड्रॉइंग्स कर रखा है। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता चला। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। अब इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे तो कौन कौन सा अकाउंट ओपन करना हमारे लिए नेसेसरी होगा? तो ये कैपिटल अकाउंट ओपन कर देंगे, ट्रेड पेबल नहीं करेंगे क्योंकि करंट लाइबिलिटी है। लोन अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। और उसके बाद यहाँ पर नेसेसरी तो जो है वो देखो, मशीन है, प्लांट मशीनरी ओपन करना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज का जरूरत नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल का जरूरत नहीं है, कैश का जरूरत नहीं है। लैंड और लोन फ्रॉम बैंक, ये अकाउंट हमें ओपन कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इलास्ट्रेशन 12, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। यहाँ पर पर्टिकुलर्स रुपीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हम लोग एड बैक करेंगे, एड और लेस ये दोनों को मिला के लिख देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो ये दोनों एडजस्ट करके हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अच्छा। इसके बाद हम लोग का क्या आता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा तो हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दो आइटम होगा तो दो लाइन लगभग रख देते हैं, मेनली वही एक दो आइटम ही होता है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसमें भी हम एक दो लाइन रख देते हैं। तो आ जाएगा हमारा एडजस्ट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम लिखेंगे, ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम। अब इसमें अगर डेप्रिसिएशन होगा तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगा, अगर एक्सपेंस होगा तो ऐड बैक होगा, अगर इनकम होगा तो लेस करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग का आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया वर्किंग कैपिटल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो भी हम लोग का इंक्रीज डिक्रीज होगा वो सारे आइटम को लिखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लेस करना पड़ेगा यहाँ से टैक्स पेड।
तो आ जाएगा कैश, जो भी हम लोग का प्लस या माइनस होगा उसके ऊपर डिपेंड करके आंसर देंगे। और यहाँ पर बाकी स्ट्रक्चर में बना लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब बाकी हम लोग यहाँ जगह पूरा ही रख देते हैं जितना जगह चाहिएगा, और यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहला वर्किंग नोट बना लेंगे। यहाँ पर से देख के स्टार्ट करते हैं। जेन्स कैपिटल, इसका ओपनिंग होगा बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल है, लाइबिलिटी है। क्लोजिंग होगा टू बैलेंस सीडी। देख लेते हैं, लिख भी लेते हैं। 10 लाख, अभी इधर प्रीवियस ईयर है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान में रखना है, ये डेट देख के समझना पड़ेगा ना। कभी कभी ये डेट इधर, ये डेट इधर होता है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग ऑपोजिटली दे देता है। तो 10 लाख और 12 लाख 24। ट्रेड पेबल का जरूरत नहीं है, जेन्स लोन। लोन का यहाँ पर ओपनिंग में दिख रहा है 2 लाख, तो बाई बैलेंस बीडी 2 लाख। क्लोजिंग यहाँ पर दिख रहा है 0, ये कंफर्म है कि क्लोजिंग 0 दिख रहा है। वर्किंग नोट नंबर 3, लोन फ्रॉम बैंक बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। लोन फ्रॉम बैंक 3 लाख 20 और 4 लाख। लैंड, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। 8 लाख 80 है और 6 लाख, 6 लाख 8 लाख 80। अच्छा, इसके बाद प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश का जरूरत नहीं। प्लांट मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 5। प्लांट मशीनरी टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। टू बैलेंस बीडी हम लोग का हो जाएगा 6 लाख 40, ठीक है। यहाँ पर एक चीज हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि इसमें डेप्रिसिएशन ऐड है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने इसे इनर कॉलम में लिखा है, मतलब 2 कॉलम मान के कर रहे हैं। और यहाँ 4 लाख 40, अभी समझा देंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। 4 लाख 40, और एकदम एंड में बन जाएगा हम लोग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसका वैल्यू गिवन है बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग का यहाँ पर ये रहा 2 लाख और 3 लाख 20, बोल दिया है 2 लाख और 3 लाख 20। ठीक है, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो,
कैपिटल देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पर हम लोगों का मशीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और एक बोला है इनका प्रॉफिट कितना था, 3,60,000। ठीक है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिल गया है 3,60,000। ये लिख लेते हैं, 3,60,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ है नहीं, तो ये आ जाएगा 3,60,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब देखना पड़ेगा ये कुछ कैलकुलेट होके आता है कि नहीं। अब हम लोग इन्फॉर्मेशन को पुट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखो, मशीन 80,000 था जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 24,000, वो बिक गया है 40,000 का। तो कैसे करके इसका इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, ये देखो यहाँ पर समझते हैं। देखो कैसे करके होगा, यहाँ पर कॉस्ट था, कॉस्ट था एसेट का जो सेल हो गया 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 24,000। अच्छा, तो WDV मतलब बचा हुआ वैल्यू कितना है, जब एसेट बेचने गए तो एक्चुअली उसका वैल्यू 80,000 थोड़ी ना है, उस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 24,000 अब तक। तो रिटर्न डाउन वैल्यू है 56,000, और सेल कितने में हुआ है 40,000। तो क्योंकि सेल हुआ है 40,000 पे, तो इसका मतलब लॉस हुआ है सेल करके। कितना लॉस हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस 40,000 और 56,000, ये देखो ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सेल 40,000, तो 56,000 का प्रोडक्ट अगर 40,000 में सेल होगा तो 16,000 का लॉस होगा। ठीक है, अब इसका एंट्री क्या होगा, जब हम लोग सेल कर रहे हैं तो एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट 20, कितना मिल रहा है 40,000। अच्छा, कितने का एसेट जा रहा है, टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का जा रहा है। अच्छा, लॉस कितना हो रहा है, ये लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हो रहा है मतलब पीएल डेबिट करेंगे, पीएल डेबिट हो रहा है हम लोग का 16,000 से। ठीक है, फिर भी हम लोग का दोनों साइड मैच नहीं हो रहा है। उसका रीजन है कि हमें ये डेप्रिसिएशन को भी जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली डेप्रिसिएशन ये तो 80,000 का प्लांट है नहीं जिस दिन सेल हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे प्लांट रिवर्स हो रहा है तो 24,000 अगर देखें तो ये मैच हो जा रहा है, 24 और 16 40,000 और 40,000 80,000। अब प्लांट मशीनरी पे पुट करेंगे, बाई बैंक, बाई पीएल, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगा बाई बैंक 40,000, बाई पीएल 16,000, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो हम लोग का एसेट का वैल्यू दिख रहा है कि 6,40,000 से 4,40,000 हुआ है। इसका मतलब हम लोगों ने कोई एसेट परचेस तो नहीं किया, इससे ये तो कंफर्म है। ये चाहे वैल्यू कैसा भी दिया वो हो, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके दिया है या फिर टोटल में दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट दिया हुआ है 6,40,000 ओपनिंग क्लोजिंग 4,40,000, इसका मतलब एसेट सेल ही हुआ होगा, और एसेट सेल हुआ है वो तो हमें दिख रहा है। यहाँ पर 80,000 वाला एसेट सेल हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसका अगर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो इसका जो बैलेंस आ जाएगा, इधर देखो बैलेंस कैसे आएगा। अगर हम लोग इस कंडीशन में इसको एडजस्ट करते हैं तो क्या होगा, ये देखो 40 और यहाँ पर हो गया हम लोग का 64 और 16 80,000। तो ये देखो 4,40,000 प्लस 80,000 इधर हो जा रहा है, मतलब 5,20,000, और इधर आ रहा है 6,40,000। तो इधर बैलेंस आ जाएगा, तो इधर आने से तो बाई बैंक होगा। देखो इधर 6,40,000 है, इधर बैलेंस आ जा रहा है, इधर आने से तो बाई साइड में बाई बैंक होगा। लेकिन प्लांट मशीनरी तो परचेस हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6,40,000 यहाँ 4,40,000, यानी सेल ही हुआ है, परचेस तो हुआ नहीं है। तो सेल तो हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया कि सेल कितना हुआ है, फिर भी ये एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो क्या करें, क्योंकि इधर बैलेंस आ जाएगा अगर इस कंडीशन में एडजस्ट कर देंगे। क्या इसका रिवैल्यूएशन मान ले, मतलब प्लांट में रिवैल्यूएशन तो होता है, तो अपने आप से हम लोग रिवैल्यूएशन का एजम्पशन नहीं ले सकते कि रिवैल्यूएशन है, ऐसा नहीं मान सकते। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो है ये हम लोग का एसेट का वैल्यू शायद मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके जो होता है वो दिया गया है। ठीक है,
लेकिन हम लोग जब कोई भी अकाउंट बनाते हैं जहां हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोलता है, तो प्लांट अकाउंट हमेशा कॉस्ट वैल्यू में दिखता है, ठीक है। ये बात याद रखो, अगर हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में दिखाना है तो प्लांट अकाउंट हमेशा, मतलब एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट में दिखेगा। तो ये कौन सा वैल्यू दिख रहा है, WDV। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना है, ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन को, ताकि वो कॉस्ट में दिखे। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया था, ऐसा अगर तुम लोग सोच रहे हो तो यहाँ पर देखो, ये हम लोगों ने 5,05,000 लिया हुआ था, जो हम लोग का माइनस डेप्रिसिएशन करने के पहले का वैल्यू था। हम बता देते एक बार, ये देखो, फिर से हम एक बार उसी क्वेश्चन में जाते हैं, इलास्ट्रेशन 6 में, और तुम लोग को दिखाते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये देखो कौन सा एसेट का वैल्यू लिया था, 7,15,000 और 5,05,000, मतलब बिना डेप्रिसिएशन किया हुआ अमाउंट। इस अमाउंट को मैंने यूज नहीं किया था। मतलब अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन है तो प्लांट हमेशा कॉस्ट में ही दिखेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मिसमैच होने का कारण इतना ही है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन तो लिख दिए, अपने आप से एजम्पशन करके तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये लेस किया गया अमाउंट है, तो इसमें हम लोग अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा। कितना ऐड करें, जितना डेप्रिसिएशन यहाँ दिख रहा है। तो एक्चुअली 2 लाख का डेप्रिसिएशन ओपनिंग में दिख रहा है और क्लोजिंग में दिख रहा है 3,20,000 का। तो ये ऐड कर देने से हमें इसका कॉस्ट मिल जाएगा और ये मैच हो जाना चाहिए। तो ये देखो 8,40,000 हो गया और यहाँ पर हो गया 7,60,000। ये मैंने क्या दिखाया कि हम लोग का एसेट का कॉस्ट कितना है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो ये मैच हो जाना चाहिए। तो ये देखो 8,40,000 और यहाँ पर 80,000 और यहाँ पर 7,60,000, तो ये भी 8,40,000 हो रहा है। तो ये कंसेप्ट कैसा हुआ देखो, अगर इसको हम लोग समझना चाहे, हम लोग के पास 8,40,000 का एसेट था जिसपे कोई डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया हुआ, उसमें से 80,000 का एसेट चला गया, ठीक है, विदाउट लेस, डेप्रिसिएशन लेस किए बिना जो आ रहा है। तो हम लोग के पास कितने का एसेट बचेगा, 7,60,000। सिंपल कंसेप्ट। तो ऐसे करके होगा। अब ये कैसे पता चलेगा एड बैक करना है, अगर मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब वो कॉस्ट में नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन वो 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरह होता तो हमें इतना झमेला नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रेजेंटेशन वैसा नहीं है। तो हम लोगों ने पहले ऐसे ही लिखा, फिर चेक किया मैच नहीं हो रहा है। अब क्यों मैच नहीं हो रहा है, मतलब क्या हम लोग बैलेंस लिख सकते थे, बैलेंस कैसे लिखे, बैलेंस तो इधर आ रहा है पहला बात। अब देखो इधर आने का मतलब हो रहा है हम लोग एसेट सेल कर रहे हैं, तो एसेट सेल तो दिखा दिया, दोबारा से सेल कहाँ से दिखाते हैं, हमें तो बोल ही दिया है कौन सा एसेट सेल हुआ है, फिर से सेल थोड़ी ना दिखा सकते, बैलेंस इधर आ रहा है। और यहाँ पर इसीलिए, और रिवैल्यूएशन है ये भी अपने मन से नहीं मान सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर इसका मतलब ये WDV दिया हुआ था, ठीक है। ये एक्चुअली कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके हमें WDV दिया हुआ था। लेकिन अगर हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली ओपन होता है तो वहां पर हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट में ही दिखाना पड़ेगा। ये हमारा हमेशा कॉस्ट में दिखेगा, हमेशा कॉस्ट में दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये पुट कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी सेल हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर दिखा देते हैं, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 40,000 और यहाँ पर दिखाते हैं, और तो कुछ नहीं आएगा। और क्या होगा, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिखा दिया, लॉस ऑन सेल ये हम लोग को PL में एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 16,000, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 16,000, ये वाला भी लिख लिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ पुट करके डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 24,000। अच्छा, अब इसको एडजस्ट करते कितना आएगा, 3,64,000। तो यहाँ पर एडजस्ट करके आ जाता है हम लोग का 3,44,000। ये आ गया हम लोग का 1,44,000, 1,44,000 आ रहा है माइनस करने से। तो ये हम लोग का क्या आ गया, बाई डेप्रिसिएशन। क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये हम लोग का नॉन कैश एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा 1,44,000। तो यहाँ पर लिख लेंगे डेप्रिसिएशन ऐड होगा 1,44,000।
अच्छा, ये दोनों अकाउंट ही टफ था, ये बन गया। बाकी अकाउंट तो मैंने बना लिया है, जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला, ये एंड से चलते हैं, चलो ये एंड से। लैंड का वैल्यू देखो हम लोग का 6 लाख से 8 लाख 80 हो गया, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो लैंड का वैल्यू कैसे बढ़ गया? जरूर हम लोगों ने लैंड परचेस किया होगा। कितने का परचेस किया? बैलेंस करने से ही पता चल जाएगा। 2,80,000 का, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने 2,80,000 का लैंड परचेस किया है। परचेज ऑफ लैंड 2,80,000। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला, इसके आगे अकाउंट देखते हैं, ठीक है। तो इसके आगे वाला है, लोन बैंक से लिया गया था। पहले था 3,20,000, अभी 4 लाख है, मतलब और भी लोन लिया गया है, तो बाई बैंक हो जाएगा, तभी तो लोन का अमाउंट बढ़ा है। कितना लोन लिया गया होगा? 80,000 का। भी लोन का क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख दिख रहा है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। लोन टेकन फ्रॉम बैंक 80,000, बैंक से लोन लिया गया है 80,000। अब जेन्स लोन, ये रीपेड दिख रहा है, इसका मतलब लोन रीपे हो गया होगा, तो टू बैंक हो जाएगा। ये जीरो दिख रहा है, लोन जो लिया गया था इनके तरफ से, तो ये हो जाएगा 20,000। ओपनिंग में था, क्लोजिंग में लोन गायब, तो गायब कैसे हो गया? लोन रीपे हो गया होगा 20,000, तो लोन रीपेड 20,000। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि लोन लेना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अच्छा, ये ना 2 लाख था, मतलब यहाँ पर मैंने ये 20,000 थोड़ा गलत लिख रखा है। अच्छा नहीं, ये 2 लाख ही लिखा है, यहाँ गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कैपिटल, जेन्स कैपिटल। तो कैपिटल कैसे बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ऐड हुआ है। प्रॉफिट ऐड होगा, जैसे नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं तो पीएल क्रेडिट होगा। प्रॉफिट कितना है? 3,60,000। तो इसके बाद 13,60,000 का कैपिटल बनना चाहिए था, लेकिन कैपिटल बना हुआ है 12,24,000 का, यानी बाकी जो है ड्रॉइंग्स हुआ है। तो ड्रॉइंग्स हुआ है तो टू बैंक हो जाएगा, ड्रॉइंग्स टू बैंक। तो यहाँ पर 1,36,000 आ रहा है, चेक करके देख लो, यहाँ पर 1,36,000 आ रहा है। तो 1,36,000 ड्रॉइंग्स हुआ है, तो ये ड्रॉइंग्स हमें कहाँ लिखना चाहिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। 1,36,000। अच्छा, ये सब तो कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर अब ये जो एसेट लाइबिलिटी है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, उसका एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। ट्रेड पेबल 3,20,000 से 3,52,000 हो गया, मतलब 32,000 इंक्रीज हो गया। अच्छा, ये लिख लेते हैं यहाँ पर। इस ऐसा कोई आइटम हमें मिला नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है 3,60,000 प्लस हम लोग का कितना है? 16,000। 3,76,000 प्लस 1,44,000 5,20,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा इंक्रीज वर्किंग कैपिटल का चेंजेस। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, मैंने शॉर्ट में लिखा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गया है 3,52,000 से 3,20,000 से 3,52,000 हो गया है। 32,000 का इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया होगा क्रेडिटर को, तो ऐड होना चाहिए। और देखते हैं इन्वेंट्रीज जो है यहाँ पर, इन्वेंट्रीज जो है डिक्रीज हो गया, मतलब सेल ऑफ इन्वेंट्री हो गया है, तो 80,000 कैश आया होगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री,
इन्वेंट्री। अच्छा, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का बढ़ गया है, मतलब हम लोगों ने डेटर को पे नहीं किया है, तभी डेटर जो है, सॉरी, डेटर ने हमें पे नहीं किया है, तभी हम लोग का डेटर बढ़ रहा है, यानी लेस होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का 1,60,000। तो यहाँ पर लिखते हैं 1,60,000 नेगेटिव में दिखेगा, डेटर बढ़ गया है। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अब इसका एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। +32,000 +80,000 -1,60,000, 4,72,000। टैक्स पेड इस क्वेश्चन में था नहीं, तो एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको भी मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया। यहाँ पर ओवरऑल आ जा रहा है हम लोग का 4,72,000 पॉजिटिव। तो कैश जेनरेट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद ये वाला चेक करते हैं, ये कितना हो रहा है, बस ये दोनों ही है, ये नेगेटिव में ही आएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 2,40,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये वाला। और यहाँ पर ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, 1,36,000, 3,36,000 -80, 2,56,000 नेगेटिव में आएगा। तो ये लिखेंगे कैश यूज्ड इन, नेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब तीनों मिला के देखना पड़ेगा। 2,56,000 नेगेटिव, नेगेटिव में 2,40,000, बस एक ही पॉजिटिव एक्टिविटी हुआ है, 4,72,000, नेगेटिव में 24,000, मतलब कैश हम लोग का नेगेटिव दिख रहा है 24,000। इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ऐड करेंगे ओपनिंग कैश 80,000, क्लोजिंग कैश कितना आ जाएगा, ये माइनस करने से 56,000। देखो क्लोजिंग कैश हम लोग का 56 ही है, मैंने पहले भी बोला था ये नेगेटिव ही आया होगा, मतलब बिजनेस में कैश जो है डिक्रीज ही हुआ होगा, तभी ओपनिंग कैश जितना था उसके बाद क्लोजिंग कैश और भी कम हो गया। ये कैसे कम हो सकता है, क्योंकि बिजनेस में जरूर नेगेटिव कैश फ्लो हुआ होगा इसी वजह से। ठीक है, तो ये वाला भी हम लोग का देखो, इलास्ट्रेशन का हम लोगों का लगभग सारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन में 2 को अगर हम लोग देखें तो 2 के अलावा बाकी सब, तो इलास्ट्रेशन का 2 बाकी है और ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाकी है, ऑल प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 2 और बाकी जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये हमें करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितना है, 1 2 3, ये भी शायद 6 क्वेश्चन है, 4 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन पहले जितना भी हम लोगों ने किया है वो अच्छे से कर लेना चाहिए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से हमारा ग्रिप ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।